Good evening, class 12th. Welcome to Learners Academy. Good evening. Chapter number 6, last chapter of your session first, मतलब term 1 एग्जाम का लास्ट सेशन है. इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का पहला पार्ट है. वैसे 5 टॉपिक्स हैं: रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट्स नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशंस एंड द फिफ्थ वन मैक्सिमम मिनिमम, जिसमें से अप्रोक्सीमेशंस हटा दिया और रेट ऑफ चेंज हटा दिया. तो अब 3 बचते हैं: इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट्स नॉर्मल्स एंड मैक्सिमम मिनिमम. ठीक है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, थोड़े थोड़े मिलते जुलते, मतलब इनके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं मिनिमा. लेकिन हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम को बिल्कुल लास्ट में छेड़ेंगे बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑल. और आपको एक चीज और बता दूं, एमसीक्यू पेपर की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 6, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में रखे रखाए क्वेश्चंस आएंगे. क्या करेगा वो, क्वेश्चंस देगा, डेरिवेटिव निकालना है, रखे रखाए क्वेश्चंस आएंगे. अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो बहुत आसानी से चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. चैप्टर नंबर 6 में क्या होगा, स्कोप बहुत बड़ा है. ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन तो कहीं भी अप्लाई करो. ठीक है ना, समझ रहे हो बात को. तो इसलिए ये चैप्टर को सीरियसली लेना है, यहां से स्कोप अच्छा खासा बनेगा. लेते हैं पहला टॉपिक इज क्वाइट इजी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है. कैसे पता चलता है कि वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो देखो, पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं. लेट इट बी ए 2D प्लेन. तो मान लो किसी भी फंक्शन का अपन कर्व बनाते हैं, किसी भी फंक्शन का अपन कर्व बनाते हैं, तो अपन एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहे हैं. लेफ्ट टू राइट जैसे ही अपन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसा करते टाइम अगर आपका जो कर्व है नीचे से ऊपर की तरफ जाए, लेफ्ट टू राइट हम एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो. समझ रहे हो बात को, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो, यानी कर्व हमारा ऐसा ऊपर की तरफ उठे. भाई हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो कर्व कहां जा रहा है, डाउन टू अप जा रहा है. तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शंस. और हम तो जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम तो जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन फंक्शन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है. कैसे, ऐसे देखो, यहां से यहां तक हम तो लेफ्ट टू राइट गए ना, एक्स एक्सिस में तो हम लेफ्ट टू राइट गए, बट वाई एक्सिस में डाउन टू अप नहीं हुआ, क्या हुआ, अप टू डाउन हुआ. ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग. सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि x की वैल्यू इंक्रीज करें तो y की भी इंक्रीज हो जाए, दैट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. बट x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, y की नहीं हो रही, y की डिक्रीज हो रही है, दैट इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता हम डेरिवेटिव से लगाते हैं. कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं. मान लो एक कर्व मैंने बनाया, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाले इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस इंटरवल से और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, दिख रहा है हमको, कर्व के हिसाब से दिख रहा है, ऊपर जा रहा है कर्व. तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाले इंटरवल में हम किसी भी पॉइंट पे ले लें, किसी भी पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट बनाए, किसी भी पॉइंट पे, सपोज करो यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, तो जो भी टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव रहेगा. क्या रहेगा, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव रहेगा. और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव. दैट मींस डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल में. ठीक है. एग्जैक्टली जब फंक्शन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, वाई एक्सिस इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. और जब वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, तब अपन जब टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट जो होगा एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा. और ऑब्ट्यूज एंगल में हमेशा टेन थीटा नेगेटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, होता है नहीं होता है. दैट मीन्स ये एंगल जो हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये एंगल ऑब्ट्यूज हो जाएगा, दैट मीन्स टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा. टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स स्लोप नेगेटिव हो जाएगा. स्लोप क्या होता है, टेन थीटा. स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाएगा. तो कुल मिला के बात ये कि डिक्रीजिंग फंक्शंस के केस में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो हमने कॉन्सेप्ट वाइज इसको थोड़ा रफली देख लिया. अब एक बार देखते हैं कि हमने लिखा क्या था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं. एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन, a decreasing function, और इट कैन बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन. कोई भी फंक्शन 3 तरह का फंक्शन हो सकता है. या तो क्या होगा, या क्या होगा, या फिर क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट. अब ये कैसे होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. एंजल अपने क्वेश्चंस पे ध्यान, आप दोनों उठ के यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ उसकी प्रगति के बगल. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंक्रीजिंग कैसे होगा, डिक्रीजिंग, भले यहाँ आ जाओ.
एंजल से दूर रहो बस, ठीक है। या तो वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या फिर वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग कैसे हुआ वो समझ में आई मुझे बात, डिक्रीजिंग कैसे वो समझ में आई बात। मुझे बताओ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कैसे होगा, सोच के बताओ। पॉइंट ऑफ ना, इसका मतलब वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो। हाँ सर हैं कहाँ, मैथ्स के सर हैं यहाँ पे? नहीं है, नहीं बताएगा। क्या गलती हो गई? 2 बार गोले भर दिए तो अब मार्क्स कटेंगे? अब हो गया सो हो गया, मार्क्स कटेंगे मतलब कटेंगे, आगे पे ध्यान दो। नहीं कुछ मत करो। हाँ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इसका मतलब ना, नहीं। किसी एक इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ही हो जाए, एक्चुअली उसको कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने कर्व बनाया था, मैंने क्या कहा, इस इंटरवल से इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इससे इसमें डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं इससे इसमें, इस इंटरवल से इस इंटरवल में बात करूं, तो इसमें इंक्रीज भी हो गया। तो एक्चुअली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है, लेकिन बोला जाता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि उसमें इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्योंकि किसी एक इंटरवल की बात की जाती है हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, तो इंटरवल के अंदर वो बढ़ के घट जाएगा या घट के बढ़ जाएगा, और जरूरी नहीं एक बार, 2-3 बार भी हो सकता है, 2 बार 2-3 बार बढ़ गया फिर घट गया, तो वो सारा केसेस क्या है, नीदर इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग वाले केसेस हैं। चलते हैं आगे। तो इस लिहाज से तो 3 तरह के फंक्शंस में डिवाइड हो गया ये, लेकिन अभी इसका फर्दर सब डिवीजन और होगा। टू एनालाइज दिस वी टेक एनी 2 पॉइंट्स x1 एंड x2। चलो एनालाइज करते हैं। 2 पॉइंट्स लेते हैं इंटरवल में x1 एंड x2 फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ऑब्वियसली कोई भी फंक्शन के डोमेन से ही लेंगे, डोमेन के बाहर तो फंक्शन डिफाइंड होता ही नहीं है, तो वहां से हमने 2 पॉइंट्स लिए और देखते हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या क्या है। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन थे, 4 ऑब्जर्वेशन थे। देखो ये क्या कहता है कि आपने जो 2 पॉइंट लिए हैं, ध्यान से सुनना, बिकॉज एमसीक्यू पेपर है। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता तो मैं इतनी रामायण कहता ही नहीं, सीधे क्वेश्चंस पे आता, क्योंकि सब्जेक्टिव। बट बिकॉज एमसीक्यू पेपर है तो ये जो ऑब्जर्वेशन है यहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाए कौन जानता है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। x1 और x2 जो 2 पॉइंट्स आपने लिए, उसमें से सपोज आपने x1 छोटा लिया और x2 बड़ा लिया। x1 के रेफरेंस में फंक्शन की वैल्यू जो fx1 आई और x2 के रेफरेंस में जो फंक्शन की वैल्यू fx2 आई, उन दोनों को भी कंपेयर किया, तो उन दोनों को कंपेयर करने से fx1 छोटा आया fx2 से। एक बार अभी इस नॉट इक्वल वाली चीज को इग्नोर करो, बिल्कुल भूल जाओ, आप तो इसे मानो छोटा आया। क्या आया? छोटा। तो आपने इनपुट छोटा लिया था तो उससे आउटपुट भी छोटा आया, इनपुट बड़ा लिया तो आउटपुट भी बड़ा लाया, यानी सब चीजें बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिकली चल रही जैसे चलनी चाहिए। ऐसे केसेस में फंक्शन क्या माना जाता है? इंक्रीजिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? जब जैसा सिस्टमेटिक चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी चीज के कम पैसे खर्च करूंगा तो कम चीज लाऊंगा, ज्यादा पैसे खर्च करूंगा तो ज्यादा चीज लाऊंगा, ज्यादा क्वांटिटी में लाऊंगा या ज्यादा क्वालिटी में लाऊंगा। तो जो सिस्टमेटिक होना चाहिए वैसे ही हो रहा है ना, तो दैट इज ए केस ऑफ व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा केस है वो? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दोनों पॉइंट्स कर्व के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, कर्व पे किसी 2 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कर्व ऐसे, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक ये एक ये, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट छोटा लिया है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा लिया है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी छोटा आया और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी बड़ा आया। दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का कंपैरिजन हो रहा है कि अगर आपने 2 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट छोटा लिया और इसका बड़ा लिया, तो अब वाई कोऑर्डिनेट भी इसी का छोटा है और उसी का बड़ा है, उल्टा नहीं होना चाहिए, होगा ना। सपोज करो आप कुछ भी इमेजिन करो, मान लो ये पॉइंट है 1,2, वो थोड़ा आगे चल गया तो ये पॉइंट मान लो करीब 5,7 है, राइट। तो आपने देखो एक्स कोऑर्डिनेट छोटा लिया है ना, 1 छोटा है ना 5 से, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वाई कोऑर्डिनेट भी छोटा है या नहीं है? ठीक है ना। और तो ऐसे इंटरवल में फंक्शन क्या माना जाता है? इंक्रीजिंग माना जाता है। मतलब ऐसे इंटरवल में जिसमें ऐसे 2 पॉइंट्स लिए जा सकें, जिससे ऐसा हो जाए, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या माना जाता है? इंक्रीजिंग। उल्टा हो जाए, अब एक बार सेकंड ऑब्जर्वेशन को छोड़ो, थर्ड पे आओ। थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखो उल्टा हो रहा है।
x1 मैंने छोटा लिया x2 से, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट जो y कोऑर्डिनेट fx क्या होता है, y कोऑर्डिनेट ही तो होता है, y fx बराबर होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बड़ा हो गया। मैंने क्या कहा, इसको तो अभी इग्नोर करो, इसकी बात अभी बाद में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द ग्राफ। मान लो कोई कर्व ऐसे, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इस पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट बोलो जो आपके अंदाजे से हो सकता है। बोलो तनीषा, क्या हो सकता है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अंदाजे से बोलो, दोनों कोऑर्डिनेट बोलना, एक्स वाई नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू बोलो। हाँ 2,4 की जगह 5 लिखो, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 लिए तो ज्यादा डिस्टेंस लग रही है, 2,5 राइट। प्रियांशी आप बोलो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या लग रहे हैं, अंदाजन कुछ भी। 4,2 लग रहे हैं, वेरी गुड। आप ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 2 छोटा है इससे, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो इससे बड़ा है ना, तो ही तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में ही होगा हमेशा, इंक्रीजिंग में हो सकता है क्या? इंक्रीजिंग कर्व पे आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट छोटे तो वाई कोऑर्डिनेट छोटे, एक्स कोऑर्डिनेट बड़े तो वाई कोऑर्डिनेट बड़े, बट इधर क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट छोटे के साथ वाई कोऑर्डिनेट बड़ा लगा हुआ है, और एक्स कोऑर्डिनेट बड़े के साथ वाई कोऑर्डिनेट छोटा लगा हुआ है। तो ऐसा केवल और केवल डिक्रीजिंग फंक्शंस के केस में ही हो सकता है, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ हाँ टेस्ट चल रहा है। हाँ 1 मिनट, करीब 15-20-25 मिनट लगे, ठीक है। हाँ ठीक है, समझ आया बेटा, इतना समझ आया। अब बात करते हैं कि सर है ना, ये तो 2 ही ऑब्जर्वेशन हुए, 4 कैसे बने, इन 2 के 4 कैसे हुए? तो 4 ऐसे बने बेटा, देखो x1 लेस देन x2 में से 2 ऑब्जर्वेशन ये निकले। एक तो ये निकला कि fx1 fx2 से छोटा है, एक ये ऑब्जर्वेशन है कि fx1 fx2 से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है। तो जब छोटा या बराबर हो तब फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते थे, लेकिन केवल 100% छोटा है, बराबर नहीं होना चाहिए, उस केस में हम फंक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों होता है, सुनो, ऐसा क्यों होता है। लेट अस सपोज कि ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, नहीं ये तो स्ट्रिक्टली हम कौन सा केस ले रहे हैं, केवल इंक्रीजिंग का ले रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नहीं ले रहे। भाई x1 छोटा लिया मैंने x2 से, उससे क्या हुआ, fx1 छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, किससे, fx2 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने x1 लिया 3, छोटा लिया कैसे, x2 से 5 से, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 fx1 जो बना सपोज करो 7 बना, और कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 जो fx2 बना, अब वो 7 भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है, या उससे बड़ा भी बन सकता है, लेकिन छोटा नहीं बनेगा। बराबर भी बन सकता है क्योंकि 7 लेस देन इक्वल टू 7 है ना भाई, यहाँ पे 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 और 7 खुद भी आ सकता है। तो y कोऑर्डिनेट जो आउटपुट है वो पहले के बराबर भी आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, लेकिन उससे छोटा ना हो, वो केस क्या होता है, वो केवल इंक्रीजिंग फंक्शन का केस होता है। लेकिन अगर इसमें से 7 को हटा दें, 100% ये बड़ा ही बने, तो ये केस बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ठीक है। और डिक्रीजिंग में भी यही 2 केस बन रहे हैं कि जब वहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए, इक्वल टू का साइन आ जाए, तब तो आप फंक्शन को केवल जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे, जनरली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। लेकिन अगर इक्वल टू का साइन हट जाए तब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तब ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन चारों के ग्राफ देखते हैं। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है आपको, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इसमें आप कहीं पर भी x1 और x2 2 पॉइंट्स ले लो, ये सपोज करो यहां ले लिया और यहां ले लिया, तो देखो y कोऑर्डिनेट, अगर x कोऑर्डिनेट छोटा है तो y कोऑर्डिनेट भी छोटा ही होगा यहाँ पे, और x कोऑर्डिनेट बड़ा है तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट भी बड़ा ही होगा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने यहाँ, अब ये पॉइंट है ना, देखो थोड़ा सा ये पॉइंट ऊपर खिसक गया, ये पॉइंट मान लो थोड़ा सा नीचे है ना, ये बराबर है, मतलब ये सीधी लाइन है।
अब सपोज करो यहाँ पे मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया मान लो 1, राइट, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया मान लो 4, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो दोनों का बराबर है ना, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट बराबर भी निकल रहा है। समझ में आई बात? अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर नहीं निकलता, अगर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी 100% बढ़ता। इसमें क्या हो रहा है, ये बराबर भी निकल रहा है, बढ़ भी रहा है, किसी किसी इंटरवल में बढ़ भी रहा है और किसी किसी इंटरवल में वो क्या है, बराबर भी है। ठीक है, तो ये जनरल इंक्रीजिंग फंक्शन का केस है ओनली। अब ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि इसमें कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, अगर एक्स कोऑर्डिनेट छोटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट वाई कोऑर्डिनेट भी छोटा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है तो वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होगा, इवन बराबर भी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? ठीक है, कल को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ग्राफ देके पूछ ले कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलते हैं थर्ड वन। डिक्रीजिंग समझ में आया, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। इसमें भी क्या हो सकता है, देखो मान लो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट यहां लिया और एक्स कोऑर्डिनेट यहां लिया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मैंने बढ़ा दिया लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम चल रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है डिक्रीजिंग, जनरल डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और किसी किसी इंटरवल में हम देखें, मान लो इस इंटरवल से इस इंटरवल को हम कंपेयर करें, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट छोटा है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट लगभग 1 होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट करीब 7-8 होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है यहाँ पे। बट वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट छोटा है, बड़ा है, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट छोटा है, तो उल्टा हो रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट छोटे से बड़े आया तो वाई कोऑर्डिनेट बड़े से छोटा हो गया। समझ में आई बात? और बराबर भी हो रहा है, जैसे इन 2 पॉइंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट छोटा से बड़ा हुआ लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वैसा का वैसा ही है, तो बराबर भी हो रहा है वाई कोऑर्डिनेट और छोटा भी हो रहा है लेकिन बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, इस इंटरवल में कहीं पर भी ले लो, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, हर जगह ऐसा ही होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट छोटा है तो वाई कोऑर्डिनेट बड़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट बड़ा है तो वाई कोऑर्डिनेट छोटा है। समझ आई बात? ठीक है, अब नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों काम हो जाए, क्या हो जाए, दोनों ही काम हो जाए, इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके अगर मैं फंक्शन को यहां तक कंपेयर करूं तो बढ़ भी गया, कम भी हो गया, फिर बढ़ गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कौन से फंक्शन का ग्राफ है ये, sin थीटा, वेरी गुड। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन थ्रू डेरिवेटिव्स, तो ये तो था जनरल अंडरस्टैंडिंग। अभी तक डेरिवेटिव्स, हाँ भाई एंजल खड़ी हो जा, खड़ी हो के जरा, सृष्टि उधर चलो, सृष्टि एंड एंजल रिप्लेस करो। हाँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एनालिसिस अब करेंगे डेरिवेटिव्स के थ्रू। अभी तक किसके थ्रू किया था, जनरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू किया था, पॉइंट्स को कंपेयर करके। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स के थ्रू अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि डेरिवेटिव बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव छोटा है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है बताना जरा, वेरी गुड, जिसकी रेंज और डोमेन दोनों रियल हो, जिसमें इनपुट भी रियल नंबर हो और आउटपुट भी रियल नंबर हो। ठीक है, और जिसमें इनपुट रियल मतलब केवल आउटपुट ही रियल नंबर हो, इनपुट रियल नंबर ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको केवल रियल फंक्शन कहते हैं। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने बेटा, उल्टा बोल दिया। रियल वैल्यूड फंक्शन में जो आउटपुट है, जो आउटपुट है वो होता है रियल। इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट रियल भी हो सकता है, इनपुट नॉन रियल भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं वैल्यूड हटा दूं ना, केवल रियल फंक्शन बोलूं, तो अब इनपुट आउटपुट दोनों मेरे को रियल चाहिए। अब इनपुट आउटपुट दोनों मेरे को क्या चाहिए, रियल चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे सर इनपुट कैसे नॉन रियल से आउटपुट रियल आएगा, बिल्कुल आ सकता है। सपोज करो मैंने यहाँ से एक मशीन है, यहाँ से मैंने प्रियांशी का नाम भेजा, तो प्रियांशी के लेटर्स का टोटल आ गया सामने, तो सामने तो नंबर आया, लेकिन मैंने जो इनपुट भेजा था दैट वाज नॉट ए रियल नंबर, वो तो एक नाम था। समझ गए? ऐसा फंक्शन जिसमें अपन इनपुट तो नॉन रियल भी भेज सकते हैं लेकिन आउटपुट रियल आए, दैट इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसकी वैल्यू रियल निकले, जिसके आउटपुट की वैल्यू क्या निकले, रियल निकले, और जिसमें हम इनपुट भी फिक्स हो जाए कि नहीं हमको इनपुट भी रियल ही निकाल भेजना है और आउटपुट तो रियल आएगा ही, उसको क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, रियल। तो एफ एक्स कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, दैट मीन्स रेंज उसकी रियल नंबर होगी और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑब्वियसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही तब करेंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। मान लो ब्रेक हो गया, यहां से लेके यहां तक ब्रेक हो गया और फिर यहां से ऐसे हो गया, तो हम इस इंटरवल से इस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एनालिसिस कर सकते हैं क्या? नो। इसके बीच में क्या हुआ क्या पता, इसके बीच में क्या हुआ, सपोज करो इसके बीच में अगर ये फंक्शन ऐसे था, तब तो आप कहोगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग।
अगर इसके बीच में फंक्शन मान लो ऐसे था, तो अभी तो ये बढ़ते बढ़ते वापस बढ़ गया, मान लो यहीं तक, आप यहीं तक देख रहे हो, तो अब तो ये इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया ना। लेकिन मान लो ये ऐसे होता तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता। तो पता नहीं ना बीच में कैसे फंक्शन ने बिहेव किया। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, शार्प एजेस नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर शार्प एजेस हो जाए तो भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फंक्शन ऐसे, अब ये शार्प एज है, ये भी शार्प एज है, तो फंक्शन मैं कह सकता हूं ना भाई इंक्रीजिंग है, कह तो सकता हूं, लेकिन अब मैं डेरिवेटिव की मदद से नहीं कह सकता हूं। समझ में आई बात। डेरिवेटिव की मदद से आप तभी कह पाओगे जब फंक्शन में शार्प एज ना हो। अब आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से कह सकते हो कि हाँ फंक्शन इंक्रीजिंग, तो शार्प एज के केस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, बट उसका एनालिसिस आप डेरिवेटिव्स की मदद से नहीं कर पाओगे, क्योंकि शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा तो डेरिवेटिव की मदद कहां से लोगे। डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बनी तो डेरिवेटिव की मदद कहां से लोगे, डेरिवेटिव की मदद तो वहीं से लोगे ना जहां डिफरेंशिएबिलिटी बन रही हो। तो ऐसे केसेस में आप बिना डेरिवेटिव की मदद से बता सकते हो, केवल x1 x2 दो पॉइंट्स लेके, जो पहला हमारा अप्रोच थी, पहली अप्रोच से बता सकते हो। ठीक है, चलो डेरिवेटिव्स की हेल्प ले रहे थे हम। डेरिवेटिव्स की हेल्प लेने से हम कैसे पता करोगे, मान लो उसी पॉइंट पे मैंने बात करी, शार्प एज पे मैंने बात करी, तो उस शार्प एज पे डेरिवेटिव क्या है, उस शार्प एज पे तो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, क्योंकि शार्प एज पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है। नॉट डिफाइंड है तो कैसे पता करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, आप ऐसे ही तो पता करते थे। पॉजिटिव होता तो क्या कहते थे, इंक्रीजिंग, और नेगेटिव होता था तो क्या कहते थे, डिक्रीजिंग। अब शार्प पॉइंट आ गया, वहां पे तो डेरिवेटिव ही नहीं है, तो कैसे पता लगाऊं कि इस पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, नहीं पता कर सकता ना। फिर आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से पता करोगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब अप्रोच नंबर 1 जो अभी अपन ने सीखी थी। ठीक है, क्लियर है। अब इस अप्रोच में वो क्या कहता है, फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोई भी इंटरवल, मान लो a, b इंटरवल मान ली मैंने, क्लोज इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए बी पे। अब इसने ये ए और बी को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो तो वैसे भी शार्प एज ही हैं, तो शार्प एज पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे ही नहीं हम, है ना। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे ओपन इंटरवल a, b पे, और कंटिन्यूटी की बात करेंगे क्लोज इंटरवल a, b पे। तो क्या होगा, तो ये होगा साहब, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो फंक्शन, अब मेन चीज यहां से शुरू हो रही है चैप्टर की, ये 4 ऑब्जर्वेशन सबसे मेन चीज है इस मतलब टॉपिक के। ठीक है ना। फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है। अच्छा, फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, कब है, जब डेरिवेटिव एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। मान लो कोई ऐसी इंटरवल है जिसमें वो पैरेलल है बिल्कुल, तो उस इंटरवल में तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उस जगह क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अब इनके आगे एनालिसिस करते हैं कि सर ऐसे डंडे भी लग जाए फिर क्या होगा। तो जो काम पहले हुआ था वही होगा। अगर मैंने यहां पे केवल ऐसे लिख दिया तब ये इंक्रीजिंग नहीं है, तब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तब ये इंक्रीजिंग नहीं है, तब ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लिखा क्यों नहीं है पता है, क्योंकि अभी केवल जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। अब इसको फर्दर सब डिवाइड करके 5 पार्ट्स बनाएंगे, तब अपन लिखेंगे कि एक्चुअली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या आप उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हो, सोच के बताना। और उल्टा पूछ रहा हूं वापस, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या आप उसे इंक्रीजिंग कह सकते हो, दोनों में से कौन सी बात कह सकते हो, या दोनों बातें कह सकते हो, सेकंड वाली कह सकते हो। फर्स्ट वाली नहीं कह सकते, उल्टा कह गया। देखो, अगर फंक्शन बढ़ रहा है, अगर फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के केस में मुझे एक चीज बताओ, एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के, उल्टा बोल गए ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स जो है 0 या 0 से बड़ा है, तो 100% 0 से तो बड़ा है ना, नहीं है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है।
अगर एफ डैश एक्स 0 या 0 या फिर 0 से बड़ा है तो क्या वो 100% 0 से बड़ा है क्या? नहीं, वो 0 के बराबर भी हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा अपन साबित कर सकते हैं कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है बेटा, तो वो 100% इस चीज को तो सेटिस्फाई करेगा ना कि 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सी बात इसमें से साबित हो सकती है? सेकंड वाली। अगर इंक्रीजिंग है तो हम नहीं कह सकते कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है ना। अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहां से इंक्रीजिंग अगर हमने लिखा तो यहां से दो बातें होंगी, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बार फिक्स हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो 100% इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ 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 हाँ, हो सकता है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब है सबका कॉम्बिनेशन, उसमें इंक्रीजिंग भी। और ऑब्वियसली बात है, अगर फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज हो गया तो कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा आया होगा जहां पे फंक्शन कांस्टेंट रहा होगा। एक से ज्यादा भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, बिल्कुल एक सीधी लाइन ही बन गई और फिर डिक्रीज हो रहा है। भाई देखो, फंक्शन ऐसा होता, फंक्शन ऐसा होता, फिर सीधी लाइन बन गई, फिर ऐसा होता। तो इसमें इंक्रीज हुआ, फिर इस इंटरवल से इस इंटरवल में कांस्टेंट रहा, और इस इंटरवल से इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हुआ। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर बोथ है तो एक बार कांस्टेंट भी रहा होगा। अब इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कांस्टेंट है, वो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कांस्टेंट है। लेकिन चलो, बहुत सारे पॉइंट्स पे कांस्टेंट ना भी बनाए तो भी कम से कम एक पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा जिसपे फंक्शन क्या हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो। भाई आप बिल्कुल ऐसे भी ले जाएं तो भी देखो ये पॉइंट तो आया जहां पे फंक्शन कांस्टेंट है। हाँ 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 हाँ, बोथ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। अगर हल्का सा एक पॉइंट पे भी, वो दो पॉइंट पे भी वो इंक्रीज होके भले फिर करोड़ों पॉइंट पे डिक्रीज होए, कर तो उसने प्रॉपर्टी तो दोनों फॉलो कर ली ना, तो हम नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कहेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि ज्यादा इंक्रीज हो रहा है या कम डिक्रीज हो रहा है, ये कंपैरिजन नहीं होगा। इंक्रीज डिक्रीजिंग दोनों काम कर लिए उसने एक बार, तो फंक्शन क्या कहलाएगा? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है। आगे कुछ एनालिसिस है, रीड आउट करते हैं जल्दी से। देखो, अब ये प्रूफ्स हैं, वैसे इसकी इसको मतलब एमसीक्यू पेपर के हिसाब से इसकी हमको जरूरत है नहीं, तो इसको एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर किसी को अलग से समझना हो तो आप कभी भी आ सकते हैं, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। हाँ, नहीं पूछ ही क्यों रहे हो ऐसा क्वेश्चन? टाइम बताओ। हाँ, 9 मिनट एक्चुअली, 8 मिनट एक्चुअली, 53 सेकेंड हो गए। हाँ, जल्दी करो। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यहां से हम किन नतीजों पे पहुंचे हैं एक बार मैं समअप कर देता हूं सारी चीजें। भाई आ जाओ। कुल मिला के हमारे पास कितने तरह के फंक्शंस हो गए? एक तो हो गया इंक्रीजिंग, एक हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, तीसरा बोलो डिक्रीजिंग, चौथा बोलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक फंक्शन और लिख सकता हूं मैं, कांस्टेंट। और अगर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब किसी का भी का मतलब है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन हो जाए। ऐसे नहीं कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन हो तो फिर तो इंक्रीजिंग ही है ना। इंक्रीज और डिक्रीज का कॉम्बिनेशन कहीं पर भी हो जाए तो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ जी, इंक्रीजिंग के केस में फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन केवल बढ़ रहा है। अब केवल अगर वो बढ़ रहा है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं बराबर भी होकर बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या कहूंगा मैं? डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि बढ़ तो रहा है लेकिन हो सकता है कहीं बराबर भी हो गया हो, कहीं बराबर भी हो गया हो, यानी कि एफ डैश एक्स जीरो भी हो गया हो। स्ट्रिक्टली के केस में वो बराबर नहीं हो सकता, वो बढ़ता ही रहेगा, यानी कि हर हाल में एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि एफ डैश एक्स जीरो से बराबर तब होता है जब फंक्शन प्लेन हो जाता है, सीधी लाइन आ जाती है, कांस्टेंट फंक्शन जिसको कहते हैं। ठीक है ना। चलो, डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा? यही काम होगा, बस लेस देन जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो, और इसमें लेस देन के साथ इक्वल टू जीरो। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। देखो, आप तो एक छोटी सी एक बात याद रखो, स्ट्रिक्टली और इक्वल टू का साइन एक साथ नहीं आ सकता।
स्ट्रिक्टली वर्ड और इक्वल टू का साइन एक साथ नहीं आ सकता। देखो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है ना, इक्वल टू का साइन है ना, स्ट्रिक्टली वर्ड है ना, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो स्ट्रिक्टली वर्ड और इक्वल टू का साइन साथ में नहीं आ सकते। सबसे आसान तरीका याद रखने का, स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं है ना, तो देखो इक्वल टू का साइन आ गया, ये दोनों एंटी एक दूसरे के। स्ट्रिक्टली वर्ड है ना, है, तो इक्वल टू का साइन चला गया, उसके आते ही चले, यानी चूहा बिल्ली है, ये बिल्ली आती वो चूहा चली गई। ठीक है, क्लियर है। कांस्टेंट फंक्शन ऑब्वियसली व्हाट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स जहां पे 0 हो जाए वहां पे वो फंक्शन, उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ओके ठीक है। और डेरिवेटिव्स की मदद लिए बिना अगर चेक करना हो कि कांस्टेंट है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि x1 से x2 बढ़ाया पर y1 से y2 बढ़ा ही नहीं, सेम रहा, ये विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। चेक करने का तरीका कि कांस्टेंट फंक्शन कैसे होगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के केस में एक बार कहीं ना कहीं वो कांस्टेंट होगा, भले एक पॉइंट पे ही हो, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज होते होते डिक्रीज होगा, तो एक पॉइंट पे तो कम से कम ऐसा हुआ होगा ना जहां पे वो कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो 100% कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा होगा, कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग भी रहा होगा, सबका मिक्सचर रहा होगा, डिक्रीजिंग भी रहा होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है दैट मींस वो सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि वो उसमें दोनों काम हो रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के। लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ है तब वो बीच में कहीं ना कहीं कांस्टेंट जरूर रहा होगा। ठीक है ना, समझ में आया तनिषा। ओके अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं ओनली। कितने तरह के, देख उधर देख, टाइम बची है 7:34 हो गए, 4 मिनट और है। ठीक है, अब स्माइल देना बंद करो, जल्दी से भर। हाँ जी आ जाइए। इसमें बेसिकली कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं अगर डिवाइड करें तो। दो तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो है कि ये बताना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑब्लिक डिक्रीजिंग है ऑब्लिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑब्लिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑब्लिक कांस्टेंट है। यानी अभी जो 5 तरह टाइप्स बताए उनमें से बता लगाओ कि पांचों में से क्या है। ठीक है, जब वो पता लगवाएगा तब वो इंटरवल खुद देगा, तब वो इंटरवल खुद देगा। भाई इस इंटरवल में पता लगाओ, और मान लो ना दे तो फिर पूरी डोमेन ही इंटरवल है। समझ में आई बात, मान लो इंटरवल ना दी तो उस जो गिवन फंक्शन है ना उसकी डोमेन पता लगाओ, उस पूरी डोमेन में ही चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या है। तो एक क्वेश्चन ये है जिसमें देखो दो बातें, एक ये बात एक ये बात। पहली बात देके दूसरी बात पूछ ले, एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरी बात देके पहली टाइप वाली चीज पूछ ले, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट में। या तो बता देगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंटरवल पूछ लेगा किस इंटरवल में, या फिर इंटरवल बता देगा और इंटरवल बता के पूछेगा कि अब बताओ इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कैसा है। समझ में आई ना बात। जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने कह दिया x² + 2 और मैंने इंटरवल दे दी -3 से 7 और पूछ लिया कि इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि मैं खुद बता रहा हूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, बताओ किस इंटरवल में। वो इंटरवल जो मैं दे रहा था वो पूछ ली, बताओ किस इंटरवल। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्वेश्चंस रहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस रहेंगे, कॉम्बिनेशन सबका रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सीधे मैं यहां से उठाता हूं ताकि कुछ हिंट मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखें ये वाला क्वेश्चन देखो, 6th इंटरवल पूछी है, और इंटरवल पूछी और पूछा है कि कौन सी इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, कौन सी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ऐसा आपसे पूछा। सपोज करो मैं ये वाला क्वेश्चन उठा लेता हूं, पहला ही x² + 2x - 5 क्या है फंक्शन, x² + 2x - 5। ठीक है, भर लिए सबने होमवर्क शीट्स।
ये क्वेश्चन होते होते खत्म होते ही आपकी ओमेर शीट मेरे पास आ जानी चाहिए, है ना, मतलब मैं ले लूंगा इसके बाद। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। ओके, अब मुझसे पूछ लिया गया कि कौन सी इंटरवल है। जब भी आपसे इंटरवल पूछे आप एक ही काम करो, उसके डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करो। क्या करो? पहली बात तो हर एक क्वेश्चन में डेरिवेटिव तो निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स बोलो क्या होगा? वेरी इजी। इस डेरिवेटिव को अब आपको ये पता लगाना है कि ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो कब है, लेस देन जीरो कब है, और जीरो के इक्वल कब है, यही तो पता लगाना है। ये पता लगाने के लिए इसको जीरो के इक्वेट करो। क्या करो? दैट मीन्स 2x प्लस 2 को क्या कर दिया हमने? जीरो के इक्वेट कर दिया। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2/2, यानी कि तो ये x इक्वल्स टू -1 है ना बेटा। इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है। तो जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है इसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं? यानी कांस्टेंट फंक्शन वाला पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट से फंक्शन ने घुमाव लिया है, बढ़ते बढ़ते कम हो गया होगा या कम होते होते बढ़ गया होगा। तो इस पॉइंट के लेफ्ट में या तो बढ़ रहा होगा और इस पॉइंट के राइट में कम हो गया होगा, या इस पॉइंट के राइट में बढ़ रहा होगा और लेफ्ट में कम हो गया होगा। और बाय द वे अगर दोनों में से कुछ भी केस ना हो, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट में भी बढ़ रहा था, इस पॉइंट के राइट में भी बढ़ गया, तो इस पॉइंट को फिर क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे याद है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहेंगे? जैसे मान लो x इक्वल्स टू -1 है, ये x इक्वल्स टू -1 है। मान लो इस पॉइंट के लेफ्ट में तो बढ़ रहा था, घूमा, टेढ़ा हुआ, सीधा हुआ, ऐसा लगा कि शायद कम होगा, लेकिन कम नहीं हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। अपनी अपनी बेंचेस पे शीट छोड़ दो और जाओ। ठीक है, मॉर्निंग में 7 o'clock इसी का एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, सबको कहा है मैंने। कल काई का टेस्ट है, इसका एनालिसिस तो हो जाए। हो सकता है इसके एनालिसिस में 2 क्लासेस लेनी पड़े, सुबह शाम, देखते हैं फिर बताते हैं। अब अगला टेस्ट वैसे 12 चैप्टर का होगा, एरिया। हाँ वो आपकी इच्छा है, मतलब 12 चैप्टर का होगा, जिसको आना चाहे, जिसको आना है टेस्ट देके देने आ सकता है, आरबीएससी सीबीएसई कोई भी स्टूडेंट। अच्छा 11th में, 12th में, हाँ ठीक है चलो, ठीक है, समझ में आया। तो क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डिफरेंस समझ में आया? बोलो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके लेफ्ट और राइट साइड में फंक्शन अलग अलग बिहेव करें, घट रहा हो तो बढ़ जाए, बढ़ रहा हो तो घट जाए, अलग अलग बिहेव करे, वो तो होता है क्रिटिकल पॉइंट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जिसके लेफ्ट और राइट साइड में फंक्शन एक जैसा बिहेव करे, बढ़ रहा था और वापस बढ़ रहा है, घट रहा था वापस घट जाए। ये डिफरेंस है क्रिटिकल पॉइंट में और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। ठीक है, तो ये जो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, ये दोनों हो सकता है, यानी एक्स इक्वल्स टू -1 क्रिटिकल पॉइंट भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, हमको नहीं पता। अब कैसे पता लगाएंगे? पहली बात तो हमको पता नहीं लगाना कि ये क्रिटिकल पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये चीज तो हमको पता नहीं लगानी, हमको तो इंटरवल पता लगानी है। ये मैक्सिमम मिनिमम में पता लगाना होता है ना। थोड़ा सा मैंने कहा था ना भाई, कॉन्सेप्ट इंटर लिंक्ड है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। देखो क्या करेंगे, नंबर लाइन को इस पॉइंट के आधार पे तोड़ेंगे, इस पॉइंट के आधार पे नंबर लाइन को तोड़ेंगे। तो ये नंबर लाइन थी -∞ टू +∞। इस नंबर के आधार पे जैसे ही मैंने तोड़ा तो कितनी इंटरवल्स बन गई? 2 बन गई। एक तो बन गई -∞, -1, क्या कर रहा है, एक बन गई -1, +∞, राइट। ये 2 इंटरवल्स बन गई, एक तो बन गई -∞, -1, और एक क्या बन गई, -1, +∞। अब 2 ही तो इंटरवल है, या तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहा होगा या डिक्रीजिंग रहा होगा, या इस इंटरवल में इंक्रीजिंग रहा होगा या डिक्रीजिंग, हो सकता है दोनों में इंक्रीजिंग हो सकता है दोनों में डिक्रीजिंग हो, यही सारी बातें, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये कैसे पता लगाएं? तो अगर इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग रहा होगा तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। अगर इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग रहा होगा तो उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे वैसे ही बिहेव कर रहा होगा। तो कोई भी एक पॉइंट सोच लो, फॉर एग्जांपल -1 से छोटा कोई भी पॉइंट सोच लो, अच्छा सॉरी 0 तो बड़ा होगा, -2, और ग्रेटर देन में 0 ले लो। तो आप ये -2 वैल्यू जो है एफ डैश एक्स में पुटअप करो और 0 भी पुटअप करो।
जैसे मैं -2 पुटअप करूंगा तो -2 इंटू एक्स -4 प्लस 2 नेगेटिव आया, यानी कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0 है। इधर आ जाओ, 0 पुटअप करो तो 0 इंटू 2 0, 0 प्लस 2, यानी इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। जिस इंटरवल में वो लेस देन 0 है उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है, जिस इंटरवल में वो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक एक अपनी मनपसंद कोई भी पॉइंट उठा के अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, रही बात स्ट्रिक्टली वर्ड की, तो देखो अगर आप इस पॉइंट को शामिल करो, तब तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर, इस पॉइंट पे तो 0 के बराबर है ना डेरिवेटिव, समझ रहे हो बात को, इस पॉइंट पे तो डेरिवेटिव 0 के बराबर है, तो आपने 0 से छोटा वाला केस ले लिया और 0 के बराबर वाला केस भी ले लिया, दैट मीन्स इक्वल टू का साइन आ गया, तो फिर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग ही रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को शामिल नहीं करते हो तब वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। आपका क्वेश्चन क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का था या डिक्रीजिंग का था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का था। तो मुझे बताओ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला जो इंटरवल होगा वो ये होगा -∞ टू -1 तो होगा, लेकिन ओपर इंटरवल होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो क्लोज इंटरवल नहीं आएगी। अगर यही क्वेश्चन में पूछता, मुझे बताओ डिक्रीजिंग, केवल डिक्रीजिंग, तो फिर आप आंसर पता है क्या लिखते हैं, ओ क्लोज इंटरवल। अब आप -1 को भी शामिल करते, क्योंकि -1 पे वो 0 भी बन रहा है, तो इक्वल टू 0 भी चाहिए आपको। ठीक है, अभी आंसर क्या रहेगा, ये वाला। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दूं तो आंसर क्या रहेगा, ये। सिमिलरली इंक्रीजिंग बता दो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो रहेगा क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट मीन्स ओपन इंटरवल्स लेनी है, -1 से 0, -1 को शामिल नहीं लेना है, +∞। और केवल इंक्रीजिंग पूछूं तो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट को शामिल करना है, दैट मीन्स जहां पे वो 0 है उस पॉइंट को भी शामिल करना है, तो आप क्या लिखोगे, क्लोज इंटरवल -1 टू +∞। ये बातें समझ में आई, सारी काम कहानी इस क्वेश्चन से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब तो बस क्वेश्चंस की वैरायटी है, ठीक है ना। अभी इसमें 2 इंटरवल बनी, किसी में 3 भी बनती है, किसी में 4 भी बनती है, वो क्वेश्चन के लेवल, डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा कि कितनी बनेगी। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उससे एक ज्यादा इंटरवल बनेगी। जैसे क्रिटिकल पॉइंट 1 आया तो इंटरवल 2 बनी, क्योंकि 1 पॉइंट 2 भागों में तोड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट 2 आएंगे तो 3 भाग बनेंगे, उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ इंटरवल्स आपकी बनने वाली। इस वाले टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट ये भी है कि आप फैक्टराइज कैसे करते हो। जैसे यहाँ पे x² + 2x - 5 का तो चलो डेरिवेटिव ही 2x - 5 2x + 2 बना था। सपोज करो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा बोलना, -18x - 12। क्वाड्रेटिक बनाए, दैट मीन्स 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, दैट मीन्स 3 इंटरवल आएंगे। लेकिन अगर किसी का डेरिवेटिव क्यूबिक आ जाए, अब क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करें और कैसे उसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, तो आप 9th क्लास में सीख चुके हो, अगर आप रिमाइंड करो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। आता है किसी को, क्वाड्रेटिक को तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हो, लेकिन अगर क्यूबिक आ जाए तो कैसे फैक्टराइज करोगे बोलो, एनी आइडिया, एनी हिंट, नो। कंप्लीटिंग भी क्वाड्रेटिक का ही तरीका है। नहीं पता, चलो तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फिर अगर नहीं पता तो फिर तो एग्जांपल लेना ही पड़ेगा। देखता हूं मैं इस एक्सरसाइज में ही मिल जाए। पावर 4 वाला फंक्शन चाहिए ताकि डेरिवेटिव क्या बने, क्यूबिक बने। है क्या, यहाँ है क्या, इसमें तो नहीं है कोई भी। अच्छा ये ई वाला देखना, इसको आपने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किया होगा इसका डेरिवेटिव। इसको प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव सॉल्व करो। क्या है, x+1 का होल क्यूब f(x) इक्वल्स टू x+1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। चलो देखते हैं। तो x+1 का होल क्यूब दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 इंटू x+1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो 3 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया,
और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आया और x माइनस 3 का होल स्क्वायर भी कॉमन आया। बचा क्या? यहां से तो x माइनस 3 और वहां से क्या बचा? x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो चुका है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3 एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 2, तो 2 को अगर बाहर ले लें तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 2 बाहर ले चुके हैं तो x माइनस 1। तो देखो ये एक तरीके से 2 2 2, तो मतलब पावर 5 पावर 6 वाला पॉलिनोमियल है ये, लेकिन सही बात मतलब अच्छी बात हमारे लिए ये है कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। तो ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो इसमें तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। इसको हम क्या कर देंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू -1, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू 3, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, x इक्वल्स टू 1। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स यानी 4 इंटरवल्स बन जाएंगी। तो ये तो इजी है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट जिसमें ये फैक्टराइज ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? एनी आइडिया? क्वेश्चन नहीं मिल रहा ना हमको, एक क्वेश्चन मिल जाए। पावर 4 वाला नहीं है एक्सरसाइज में, तो फिर बनाना पड़ेगा ना फिर। तो देखो आपके लिए मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल ही उठा लेता हूं ना, एक हमारे पास पुरानी बुक्स भी तो है। देखो क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जिसमें डेरिवेटिव क्यूबिक बन जाए, और क्यूबिक बन जाए तो फिर इंटरवल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज। 9th में भी आया था, 10th में भी आया था, चैप्टर 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका किसमें? एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये कौन आ रहा है इस टाइम? ओके देखो, ये वाला पॉलिनोमियल देख पा रहे हो? थर्ड वन देखो, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये फंक्शन ना हो, फंक्शन जो हो उसका ये डेरिवेटिव हो, मतलब हमारा डेरिवेटिव क्यूबिक का है। अगर क्योंकि ये फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना, ऐसा तो हमको मिल ही गया था ना हमारे बुक में। लेकिन लेट अस सपोज कि यही हमारा क्या निकला? डेरिवेटिव निकला। क्या निकला? डेरिवेटिव निकला। लेट अस सपोज कि f डैश x क्या निकला? x क्यूब, फिर है प्लस 13x स्क्वायर, फिर है प्लस 32x प्लस 20। ये हमारा क्या है? f डैश x है। अब मुझे पता लगाना है कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। दैट मीन्स अल्टीमेटली मुझे इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है, इसमें 3 मेथड्स का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट मेथड होता है हिट एंड ट्रायल, सेकेंड मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन करते थे ना अपन पॉलिनोमियल्स का, एंड थर्ड वन वही सेम जो अभी कर रहे थे अपन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इसी सीक्वेंस में इसको फॉलो करना है, पहले हिट एंड ट्रायल करना है, हिट एंड ट्रायल के बाद लॉन्ग डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन के बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। चलो सबसे पहले क्या करना है? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कोई भी अपने मन से नंबर सोचो जो इधर एक्स की जगह पुट करने से ये 0 बनता हो, और वो नंबर क्या होगा? या तो 1 होगा, या -1 होगा, या 2 होगा, या -2 होगा, या 3 होगा, या -3 होगा। इन 6 में से ही निकलेगा 100%, क्योंकि डिफिकल्ट इतना नहीं करेगा वो कि आप हिट एंड ट्रायल से चेक करे जा रहे हो और निकल रहा है -14 पे, तो वो तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ना, इतना डिफिकल्ट नहीं देगा वो। तो इन 6 में से निकलेगा 100%। तो सिंपली 1 को रखो। देखो अगर मैं f'1 निकालू, -1 से हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो -1 रखता हूँ, तो -1 का क्यूब, फिर 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। बोलो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 13 यानी कि प्लस का 13 -32 प्लस 20, तो 13 प्लस 20 33 एंड -32 और -1
-33, जीरो हो गया ये। तो क्या रखने से जीरो हुआ? -1 रखने से जीरो हुआ। तो -1 रखने से जीरो हुआ, तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर -1 रखने से ये जीरो बनता है, दैट मीन्स -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट? -1 अगर इसका जीरो है तो x+1 इसका फैक्टर बनेगा। अगर -1 जीरो है तो x+1 बनेगा, अगर +1 जीरो होता तो -1 फैक्टर बनता, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर मिल चुका है। एक फैक्टर क्या है इसका? x+1। अब बात करते हैं सर दूसरे कैसे निकालें। तो दूसरे निकालने का भी तरीका, हाँ, -1 को अब क्या कह सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इस पे ये जीरो बन रहा है, बोल सकते हैं ना। ठीक है, लेकिन हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो x+1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर बाकी के फैक्टर्स, दो फैक्टर्स और रह गए ना, मतलब दो जीरोस और रह गए, इसके एक जीरो तो निकाल लिया। तो तरीका तो ये भी कंटिन्यू और आगे हो सकता है कि आपने -1 रख के देखा, आप 2 रख के देख लो, फिर -2 रख के देख लो। आप चाहो तो तीनों के तीनों इसी हिट एंड ट्रायल से चला सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि पहला तो आसपास का होगा, 1 -1 2 -2 3 -3, और दूसरे और जो तीसरे होंगे वो दूर के होंगे। तो दूर के होंगे तो आप कब तक चेक कर पाओगे? नहीं चेक कर पाओगे, है ना। तो दूसरा और तीसरा निकालने के लिए फिर सेकंड मेथड आओ, क्या था? लॉन्ग डिवीजन। हिट एंड ट्रायल के बाद सेकंड प्रोसेस में क्या है? लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन कैसे अप्लाई करें? मुझे एक चीज बताना, कि जैसे 6 एक नंबर है, मैंने कहा 6 का एक फैक्टर है 2, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 3। कैसे पता लगाया? इसको इसके एक फैक्टर से डिवाइड करके। तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x+1, पता लगा लिया ना आपने। तो दूसरे फैक्टर्स निकालने के लिए इसको इससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे अपन। डिवाइड करना आता है सबको? लॉन्ग डिवीजन मेथड 9th-10th में खूब किया होगा आपने, किया है? चलो अभी देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। x³ + 13x² + 32x + 20 डिवाइडेड बाय क्या है? पहला फैक्टर क्या निकला था आपका? x+1। क्या करते हैं? पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। x³ को x से डिवाइड करो, क्या आएगा? फिर x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, x² × x, x³ और x² × 1 प्लस का x²। फिर क्या करते थे? साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये तो कट जाएगा। 13x² - x² प्लस 12x², बाकी के टर्म्स एज इट इज नोट डाउन कर लो। 32x + 20 है ना। अगेन पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कराओ, 12x² डिवाइडेड बाय 12, 12x, 12x × x, 12x², 12x × 1, 12x प्लस का 12x। अगेन चेंजिंग द साइन, ये कैंसिल आउट हो गया। 32 - 12 यानी कि 20x प्लस 20, 20x बाई x 20, 20 × x 20x प्लस 21 जा 20। अगेन चेंजिंग द साइन, दोनों कट गए। अच्छा, इस प्रोसेस में रिमाइंडर 100% जीरो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपने गलती की है, बताओ क्यों? क्योंकि आप एक नंबर को अपने फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो। तो अब किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है क्या कभी? आपने कहा है कि सर ये इसका फैक्टर है, या तो फिर आपने गलत कहा है कि ये इसका फैक्टर है। आपने अगर सही निकाला है फैक्टर, तो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो अदर पॉलिनोमियल क्या निकला? क्वाड्रेटिक। वो तो ऑब्वियसली डिग्री 3 को डिग्री 1 से डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक ही निकलेगा। x² + 12x + 20 निकला। कर दूं उसको मैं रेस? क्या निकला साहब? x² + 12x + 20। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना सबको आता है। तो प्रोसेस नंबर 3 क्या बताया था मैंने? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक फैक्टर इसका x+1 आया था, और दूसरा फैक्टर क्या निकला? भी क्वोशंट क्या आया था? x² + 12x + 20। अगेन इसको मैं 2 में स्प्लिट कर देता हूं। तो x+1, देखो 2 नंबर बताओ, 12 तो सम है और 20 प्रोडक्ट है, 10 and 2। तो 10 and 2 का मतलब हो जाएगा x - 10, x + 10, सॉरी x + 10, x + 2। ठीक किया मैंने? देखो x × x x², 10x और 2x 12x, और 10 × 2 = 20। ठीक है, तो ये इसके 3 फैक्टर्स बन चुके हैं। एक बार इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो पहला क्रिटिकल पॉइंट -1, एक बार इसको इक्वेट करेंगे -10, एक बार इसको इक्वेट करेंगे -2। दैट मीन्स नंबर लाइन 4 इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। सबसे छोटा पॉइंट कौन सा रहेगा? -10। उससे बड़ा कौन सा रहेगा? उसको सीक्वेंस में जरूर अरेंज करना। उससे बड़ा कौन सा रहेगा? -2। उससे बड़ा कौन सा रहेगा? -1। एक बार इस इंटरवल में चेक करेंगे, -∞ से -10, एक बार इसमें, एक बार इसमें, और एक बार लास्ट वाले में -1 से +∞। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना आ गया। लेकिन कल को डेरिवेटिव क्यूबिक बन जाए
तो इस तरीके से खोल के करके चेक करना है आपको। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, मुझे बिल्कुल स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें डेरिवेटिव क्यूबिक बनेगा, क्योंकि सब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ के जाएंगे। कोई भी ये नहीं पढ़ के जाएगा कि अगर डेरिवेटिव ही ऐसा आ जाए जो फैक्टराइज्ड ही ना हो तो कैसे फैक्टराइज करें। समझ आया? चलते हैं वापस उसी पे, कुछ एक आध ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इस टॉपिक में वाकई में कुछ पढ़ने लायक इतना ज्यादा है नहीं। फिर तो क्वेश्चंस की वैरायटी आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है क्या? लेट्स सी, ये देखें, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू log sin x। log sin x जो है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग। ये तो प्रूव करवा रहा है, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आएगा, इंटरवल पूछेगा किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं थोड़ा सा। फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू log sin x, log sin x। तो f डैश x बता दो जरा। log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, चलो करके देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin x का cos x विच विल इक्वल टू cot x। कुछ चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, log sin x का cot x होता है, धीरे धीरे याद हो जाएगी। इंटीग्रेशन आया नहीं है ना, इंटीग्रेशन आने दो, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपसे पूछेगा cot x का इंटीग्रेशन, तो याद होना चाहिए log sin x, क्योंकि log sin x का डिफरेंशिएशन अगर cot x है तो cot x का इंटीग्रेशन log sin x। ठीक है जी, तो f डैश x cot x, ठीक है क्या? हाँ, ये बहुत सही रहा आपके लिए कि दोनों चैप्टर साथ में नहीं है, नहीं तो क्या होता है इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन करके आते हैं बच्चे। जैसे cot x का इंटीग्रेशन करना है ना, तो cot x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस cot x और माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x करके आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो अच्छा हुआ ऐसा नहीं है, ठीक है चलो। हाँ, तो f डैश x इज इक्वल टू cot x, क्या करेंगे हम बेटा, f डैश x को 0 के इक्वेट करेंगे। दैट मीन्स किसको 0 के इक्वेट कर दिया हमने, cot x को 0। अब cot x 0 कब कब बनता है बताइए, cot x 0 कब कब बनता है, cot x 10x इनफाइनाइट जब जब बनेगा तब तब cot x 0 बनेगा। सही है, 10x कब कब इनफाइनाइट बनता है, 90 पे, यानी कि π/2 टाइप के एंगल्स पे, है ना। तो दैट मीन्स x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है π/2, ठीक है, और π/2 के बाद 3π/2, और उसके बाद 5π/2, उसके बाद 7π/2। इन सारे इस तरह के जो पॉइंट्स हैं चलते जाएंगे, इन पे cot x क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो ऐसे तो अनंत है, इनफाइनाइट है, तो हम क्या करेंगे, उसकी इंटरवल देखेंगे, वो किस इंटरवल की बात कर रहा है, वो किस इंटरवल की बात कर रहा था, 0 से π/2, जिसमें π/2 भी शामिल नहीं है। तो 0 to π/2 दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आपका cot x क्या होता है, पॉजिटिव। cot x पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स f डैश x पॉजिटिव है, f डैश x पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस वाले क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और क्योंकि उसने ओपन इंटरवल ली है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या ली है, ओपन इंटरवल ली है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली। क्योंकि ओपन इंटरवल में इक्वालिटी का साइन लगता नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं लगता तो स्ट्रिक्टली लग सकता है, इक्वालिटी का साइन लग जाएगा तो स्ट्रिक्टली नहीं लग पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है π/2 से पाई, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में cot क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। tan एंड cot तो केवल फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं, बाकी इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, दैट मींस फंक्शन डिक्रीजिंग है। और क्योंकि अगेन इक्वालिटी का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग ही नहीं, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है, फंक्शन डिक्रीजिंग ही नहीं, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कह सकते, बट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के बाद 100% डिक्रीजिंग कह सकते हैं। तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तक चले गए हम, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो इजी, इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, बस अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो इतनी ज्यादा दिख नहीं रही है। 19th बताओ, द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ऐसी इंटरवल, अच्छा किसी भी एक्सरसाइज के एमसीक्यू को तो रट के जाना आंसर, बिल्कुल रट के जाना, रखे रखाए मिलेंगे एक आध तो, ठीक है ना। चलो, द इंटरवल इन विच
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। चलो इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या होगा। क्या फंक्शन है? ई टू द पावर माइनस एक्स। बोलो एफ डैश एक्स लिख लो या डी वाई बाई डी एक्स लिख लो y की फॉर्म में। तो क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये वाला फंक्शन एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। को कंपाइल करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 2x ई टू द पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस, कॉमन बताओ, x ई टू द पावर माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस एक्स। फाइन। तो एक तरीके से मेरे पास जो फैक्टर्स बने वो 3 बने, 1 2 3। ठीक है, x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे बताओ। हाँ, देखो इसमें भी x का तड़का है ना अलग से, तो इसको भी मैं अलग फैक्टर मान सकता हूं। ऐसे तो मुझे चीज बताओ, x अगर कल को ऐसे लिखा हुआ हो x इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ हो x इंटू एक्स प्लस 1, तो आप इन दोनों को अलग अलग फैक्टर ही तो मानोगे। अभी प्रोडक्ट करके तो फिर बराबर कर दिए जा सकते हैं, एक भी कर दिए जा सकते हैं, लेकिन एक नहीं करना है ना, अलग अलग ही तो करना है, और अलग अलग करके देखना है कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब इसको एनालाइज करो। हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, तो अगर मैं x को 0 रखूं तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 0, सेम। अगर मैं 2 माइनस एक्स को 0 रखूं तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 2। अब बात करते हैं e टू द पावर माइनस एक्स की। तो अगर e टू द पावर माइनस एक्स को 0 रखें तो क्या? तो e टू द पावर माइनस एक्स को 0 रख सकते हैं क्या? पहले तो ये सोचो, e टू द पावर माइनस एक्स को 0 रख सकते हैं क्या? क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या नहीं रख सकते? क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, आर यू श्योर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज पॉजिटिव रियल नंबर होती है। वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, तो इसका आंसर जो भी होगा वो उसकी रेंज का होना चाहिए। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज एंड डोमेन क्या होती है? एनी रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये 0 होगा ही नहीं, ये हमेशा वैसे ही 0 से बड़ा है, तो इसको, ये हमेशा पॉजिटिव है। एक तरीके से ऐसे मान के चलना कि ये तो क्या है, हमेशा, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट 2 ही मिले, 0 और 2। लेट्स डिवाइड इट, 0 2। पहली इंटरवल क्या बनेगी? माइनस इन्फिनिटी से 0। हाँ, 0 लगाएंगे तो 1 आएगा ना। 0 कब आएगा? 0 कभी आएगा क्या? 0 लगाया तो 1 आया। मैं थोड़ा कह रहा हूं 1 नहीं आ सकता, 1 तो आ सकता है। 0 कभी आ सकता है क्या? 0 लगाने, 0 आने का मतलब है उसका ग्राफ कभी एक्स एक्सिस को छू सकता है क्या? नहीं छूता था ना, एक्स एक्सिस के नजदीक आता था, लेकिन उसका ग्राफ 0 नहीं बन सकता कभी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट बोलो। -1। चलो -1 पुटअप करेंगे, तो -1 यहां पुटअप करूंगा तो ये नेगेटिव, ये हर हाल में पॉजिटिव, सोचना ही नहीं है। और वो -2 माइनस -1 यानी 2 + 1 यानी कि पॉजिटिव। तो माइनस इंटू प्लस अल्टीमेटली क्या बनेगा? माइनस। दैट मीन्स इस वाले इंटरवल में लेस देन 0। ठीक है, 0 to 2 के बीच में कोई पॉइंट बोलो। 1। ठीक है, तो 1 का मतलब है कि x की जगह 1 रखेंगे तो पॉजिटिव, ये हर हाल में पॉजिटिव, सोचना ही नहीं इसके बारे में। तो और ये 2 - 1 यानी ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दैट मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 2 से बड़ा कोई पॉइंट बोलो। ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, फिर भी देख लो। 2 से बड़ा कोई पॉइंट बोलो। 3। तो 3 पॉजिटिव, ये हर हाल में वैसे ही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और 2 माइनस, नहीं यहाँ पे नेगेटिव हो गया। देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ रखोगे ना, तो 2 - 3 यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स f डैश x लेस देन 0। अच्छा, कई बच्चे जल्दीबाजी में और टाइम की कमी की वजह से या किसी भी कारण से ये रूल भी लगाते हैं कि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। उसको क्या बोलते हैं? बेबी कट रूल। बेबी कट रूल के नाम से फेमस है। जैसे ये लेस देन 0 हुआ ना, तो ये ग्रेटर देन 0।
अब आगे वाला निकालते ही नहीं है, लेस देन 0 ही हो रहा होगा। तो ये रूल मैं कहता हूँ 95% तक काम करता है। करीब करीब आपने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ऐसा ही बना होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम की भी चीज होती है। हो सकता है कि नेगेटिव के बाद वापस नेगेटिव हो जाए, होती है ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम की भी चीज। तो कुछ 5% भी वेटेज दें तो रिस्क क्यों ले फालतू में, तो चेक कर लेना। हाँ बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल पेपर ही छूट रहा है, तो चलो कर दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव है तो बेबी कट से अगेन नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो दोनों साइड में साइन नहीं बदलता, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है ना? चलो, हाँ जी मुझे बताइए। तो आपसे क्या पूछा था स्ट्रिक्टली, कहाँ गया, इंक्रीजिंग पूछा था आपसे। तो इंक्रीजिंग बताना है आपको, तो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ है केवल एक ही इंटरवल में 0 से लेके 2, तो इंक्रीजिंग पूछा है उसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा है। तो अगर उसने इंक्रीजिंग पूछा है तो मैं 0 और 2 को काउंट कर सकता हूँ ना, स्ट्रिक्टली थोड़ा ना का है। तो आंसर ये हो सकता है 0,2 अगर ऑप्शन में है तो। ऑप्शन में नहीं है तो फिर मजबूरी में आंसर ये मार्क करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज बताओ, इस इंटरवल में तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में तो वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस इंटरवल में वो, उल्टा बोल रहा हूं, इस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अगर इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी है, क्योंकि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग है ना। देखो इस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि इंक्रीजिंग कहाँ है, तो आपका पहला जवाब होगा सर इंक्रीजिंग है 0,2 पे, राइट। अगर मैं आपसे कहूं बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल व्हाट, 0,2। ठीक है, वेरी गुड। अब सुनो, अगर उसने इंक्रीजिंग पूछा, अगर उसने इंक्रीजिंग पूछा तो आप क्या जवाब दोगे, 0,2। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि इस इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जिसमें होगा उसमें इंक्रीजिंग भी होगा। नहीं है, अगर ये दोनों दे रखे हैं, अगर ये दोनों दे रखे हैं तो फिर पहली प्रायोरिटी इंक्रीजिंग के केस में ये लेगा। बट ये नहीं दे रखा तो फिर इंक्रीजिंग का आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी इंक्रीजिंग का आंसर हो सकता है, बट उल्टा नहीं है। अच्छा, इसके साथ नन ऑफ दिस हो और आपसे क्या कहे इंक्रीजिंग, तो बेटा आंसर ये होगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसने कहा इनमें से दिए हुए किन इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें इंक्रीज हो रहा है ना, इसमें हो रहा है ना, स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा तो कौन सी बड़ी बात है, हो तो रहा है, हो तो रहा है, तो आंसर होगा वो। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, इंक्रीजिंग था, सिंपली इंक्रीजिंग था, तो फिर आंसर क्या रहेगा बताओ। देखो वही हुआ जो अपन सोच रहे हैं, सिंपली इंक्रीजिंग है, सिंपली इंक्रीजिंग है तो आंसर तो क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, बट नहीं है ऑप्शन में, तो फिर ओपन इंटरवल वाला ही टिक करोगे। जो अपन ने बात कर रहे थे वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब इसमें अगर मैं इस ऑप्शन को हटा के नन ऑफ दिस लिख दूं तो क्या करोगे, इस ऑप्शन को हटा दिया, कोई भी एक ऑप्शन हटा दिया, नन ऑफ दिस, क्या टिक करोगे, नन ऑफ दिस टिक करोगे या डी टिक करोगे, डी ही टिक होगा, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग है वो, इवन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक पड़ाव ज्यादा है, इंक्रीजिंग तो है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसने तो केवल इंक्रीजिंग ही पूछा था, तो उसने मतलब नेसेसिटी तो पूरी कर दी ना। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर विल बी 0,2। अब किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, तो कल अपन फिर टेंजेंट से नॉर्मल शुरू करेंगे, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 को कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की ऐसी वैल्यू बताओ कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। निकालो, 2x प्लस ए, 2x प्लस ए को जब मैंने 0 के इक्वेट किया तो x की वैल्यू यानी -a/2 पॉइंट ऑफ क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्या कह रहा है कि 1,2 में, 1,2 में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो 1,2 का कोई एक पॉइंट लो,
1,2 का कोई एक पॉइंट लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छे से कर ही लो, ये अच्छा क्वेश्चन है आने लायक। बताओ फंक्शन क्या है? एफ डैश एक्स बोलो, 2x प्लस, इंटरवल बोलो 1,2। अच्छा लीस्ट वैल्यू पूछिए, ए की लीस्ट वैल्यू पूछिए ना, 1,2। ठीक है, अब 1,2 में फंक्शन क्या चाहिए आपको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो, सिंपली ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यानी कि 2x प्लस ए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ए की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, ए की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है जिससे ये फंक्शन क्या हो जाए? जीरो से बड़ा रहे। ठीक है, अब और x की क्या वैल्यू रख सकते हो आप? x की क्या वैल्यू रख सकते हो? 1 और 2। तो देखो आप x की छोटी से छोटी वैल्यू ले लो एक बार। क्या हुआ? फोन आ रहा है, बात कर लो। हाँ, सपोज करो मैंने x की छोटी से छोटी वैल्यू ली। x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या है? वैसे तो 1 भी नहीं है, पर सपोज करो मैंने 1 ले ली। तो 2 इंटू 1 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0। 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? a ग्रेटर देन -2। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से? -2। अब x की वो वाली वैल्यू लो, x की, ये तो पहला केस, इसमें x की कौन सी वैल्यू ली? ये 1 वाली वैल्यू ली। अब x की 2 वाली वैल्यू लेना जरा। तो 2 2 जा 4, 4 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -4। तो a की यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2 और a की यहाँ पे वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, यानी कि अगर आप a की वैल्यू -2 लेते हो, a की वैल्यू -2 लेते हो, छोटी से छोटी क्या वैल्यू ले सकते हो आप बताओ? वो बात ठीक है, आपको a की छोटी से छोटी वैल्यू चाहिए, तो आप एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक। मुझे एक चीज बताओ, 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में यहाँ पे रख के थोड़ा ना देख सकता हूँ कि a की छोटी छोटी वैल्यू क्या लगा सकता हूँ मैं। a की छोटी से छोटी वैल्यू या बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 और 2 पे ही तो रहेगी, 1 और 2 पे ही तो रहेगी। सोचो, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ये क्या है? मैं ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 या 2 है। लेके देखो, x की वैल्यू एक बार 1 लेके देखो और x की वैल्यू एक बार 2 लेके देखो, a की क्या वैल्यू आती है। तो x की वैल्यू 1 ली तो a की वैल्यू क्या आई? एनी वैल्यू ग्रेटर देन -2, एनी वैल्यू ग्रेटर देन -2। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 ली तो a की वैल्यू क्या आई? एनी वैल्यू ग्रेटर देन -4। देखो नंबर लाइन में -4 ये है, -2 ये है। एक एक केस ये कह रहा है कि a जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक केस ये कह रहा है कि a जो है -4 से बड़ा होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों केस को कंबाइन करें तो a की कम से कम कौन सी वैल्यू मैं रखूं जिससे ये केस भी शामिल हो जाए और ये केस भी शामिल हो जाए? -2 से बड़ा, क्योंकि सपोज करो मैंने a की ये वाली वैल्यू ले ली -4 से बड़ा। अगर मैंने a की वैल्यू -4 से बड़ा वैल्यू ले ली तो a यहां पर भी कहीं हो सकता है, इस जगह हो सकता है। तो उसमें ये वाला केस फेल हो गया ना, इस केस को तो -2 से ही बड़ा चाहिए। नहीं समझे? देखो मुझे एक चीज बताओ, प्रियांशी का दावा है या प्रियांशी चाहती है कि a जो है ना, मेरा a जो है ना -2 से बड़ा हो। प्रियांशी क्या चाहती है? मेरा a जो है -2 से बड़ा हो। तनीषा चाहती है नहीं, मेरा a जो -4 से बड़ा हो। अब मैं फंस गया, मेरे को एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इसकी बात भी रह जाए, इसकी बात भी रह जाए। तो सपोज करो अगर मैं a को इस रेंज में कहीं डाल दूं, सपोज करो मैंने a को -3 डाल दिया, तो किसकी बात रह गई? तनीषा की तो रह गई, लेकिन प्रियांशी की नहीं रही ना। प्रियांशी ने तो कहा था -2 से बड़ा होना चाहिए, मैंने तो -2 से छोटा ले लिया। तो क्यों ना मैं a को -2 से बड़ा ही लूं। अगर मैं a को -2 से बड़ा लूंगा तो प्रियांशी की बात रह जाएगी, और तनीषा ने तो वैसे भी -4 से बड़ा मांगा था, तो उसकी बात भी रह गई। तो दोनों केस को कंबाइन किया तो a की मिनिमम वैल्यू क्या आई? -2। समझ में आई बात? देखो मेरी बात सुनो, उसने कहा कि a की छोटी से छोटी वैल्यू बताओ जिससे कि ये फंक्शन इसमें क्या हो जाए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। अब a की छोटी से छोटी वैल्यू मेरे हिसाब से आंसर में क्या आ रही है? -2। यानी कि मैं a की जगह क्या रख सकता हूं? -2। तो a की जगह -2 रखूंगा तो 2x, a की जगह -2 रखो, क्या हो जाएगा? 2x -2 हो जाएगा। अब 2x -2 इस इंटरवल में बताओ कैसा है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या क्या है? 1,2 में सोच के बताओ।
ग्रेटर देन 0 है। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है क्या? नहीं है, हो गया ना काम। ग्रेटर देन इक्वल टू आता, दैट मीन्स हमने जो 1 और 2 लिए वो गलत है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। देखो हम जब एक चीज का एक्सेप्शन ढूंढते हैं ना, जैसे सपोज करो मेरे को चाहिए 1 से बड़ा नंबर, मेरे को चाहिए 1 से बड़ा नंबर, इसका एक्सेप्शन ढूंढोगे ना तो दूसरी साइड फिर 1 भी आएगा। भाई 1 से बड़ा नंबर, इसका उल्टा क्या है? 1 या 1 से छोटा नंबर, यही इसका उल्टा। 1 से बड़ा नंबर, इसका उल्टा क्या है? 1 या 1 से छोटा नंबर। एक्सेप्शन में वो पॉइंट भी आएगा, क्योंकि एक्चुअल में आप वो पॉइंट नहीं ले रहे हो। समझ में आई बात? क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे जब आप 1 और 2 रख के देखोगे, तब जो ए की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज एक्चुअल में उन दोनों में से कोई एक वैल्यू एक्चुअल में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी वो पूछे है, उनको रखने से वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहे। ठीक है, फर्क केवल इतना है बेटा, फर्क केवल इतना है, आप हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स ही रखोगे। आप हमेशा क्या रखोगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स ही रखोगे। फर्क केवल इतना है कि अगर उसने स्ट्रिक्टली की जगह केवल इंक्रीजिंग कहा होता तो मैं यहाँ पे ये डंडे लगाना शुरू कर देता। ये डंडे लगाना शुरू कर देता मैं। ठीक है, समझ में आई बात? मैं क्या कहता है कि ए जो है -2 या -2 से बड़ा होना चाहिए, और ए जो है -4 या एक बार इसका आंसर देखो क्या है, अभी उसको भी क्लियर कर लेते हैं। है किसी के पास बुक? देखो 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 14 लिस्ट वैल्यू -2 है ना? ठीक है, तो बेटा एक्सट्रीम पॉइंट्स रख के ही देखोगे, और आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया ना, सीधी सीधी बात है, हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया ना भाई। -2 सबसे छोटी वैल्यू है, इससे छोटी ले लोगे, इससे छोटी ले लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इससे छोटी लो, -2 से छोटी लेना -3, तो ये 2x + a क्या हो गया? अब ये 2x - 3 जो है ना गड़बड़ करेगा। 1,2 में ये 1,2 में ये क्या हो सकता है? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। हमको तो एक्चुअली क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0 चाहिए था। अच्छा इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? देखो 1,2 में ये लेस देन 0 हो रहा है, 1,2 में ये लेस देन 0 हो रहा है क्या? जैसे नहीं, x की वैल्यू 1,2 में से कुछ लेना है एक बार, हाँ लेस देन 0 हो रहा है, 0 ले लेंगे तो ठीक है। क्लियर है? यानी कि -2 वो छोटी से छोटी वैल्यू है, -2 वो छोटी से छोटी वैल्यू है जिसमें 1,2 में ये क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग ही रहेगा। -2 से छोटी वैल्यू में नहीं ले सकता, या तो -2 ले लो या उससे कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो तो काफी है। अब कल का क्या शेड्यूल है बताओ? हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टेस्ट ले लेंगे पहले, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट ले लें क्या? बोलो। जैसे अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, टेंजेंट्स नॉर्मल कर लेते हैं सुबह को, और फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल का कंबाइंड टेस्ट ले लेते हैं एक बार। नहीं कल शाम को तो इतनी जल्दी अरेंज नहीं हो पाएगा, होगा तो फिर वो परसों ही। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा का एक पर्सनल टेस्ट ले लेंगे, मतलब 2 टॉपिक का। हाँ तो बन जाएंगी ना, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा का अलग से टेस्ट ले लेंगे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल का कंबाइन में ले लेते हैं, या आपको तो मैं तो तीनों का अलग अलग ले लूंगा जैसे आपको। इसका और टेंजेंट का साथ में ले लेते हैं और उसका अलग से ले लेते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग की क्लास में आ रहे हो कल? हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। 6 o'clock